स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से आप लोग 75 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग हैं साइंस और मैथ में। तो आज का जो पहला सवाल है वह है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हुआ है तो X का मान ज्ञात करें। तो अगर ये सवाल अगर आपके पास आए तो किस तरह से इसको हल करेंगे, इसको देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नोटबुक पर चलता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों के पास नोटबुक आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सवाल क्या कह रहा था कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X है, ठीक है ना। X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। X पुस्तक के विक्रय मूल्य यानी कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब 20 जो है वो क्या है, आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग क्रय मूल्य को घटा दे, यानी कि हम लोग क्रय मूल्य X लिए हुए हैं और इसका प्रतिशत निकाले तो क्या होगा, बटे में क्रय मूल्य गुने में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने का यही फॉर्मूला होता है। जब ऐसे करने पर हमको क्या आ रहा है, 25% का बेनिफिट आ रहा है। तो प्रतिशत इक्वल हो गया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, तो इस तरह से अगर आप ये मल्टीप्लाई में देखें, यहाँ पर है तो इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 4, क्लियर। और आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ना कुछ तो 1 है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसके नीचे ना कुछ तो 1, आप समझ सकते हैं। और इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौके 80 पहले कर ही लेते हैं साथ में, तो 80 माइनस 4x आपका हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा x, क्लियर। तो अगर इसको उस साइड भेज देते हैं तो x प्लस 4x कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और आपका 5x का वैल्यू अगर 80 आ रहा है तो 1x का वैल्यू कितना आएगा, तो 80 बाई कितना करना होगा, 5, तो 16 पंचे 80 आपका x, यानी कि क्या क्रय मूल्य कितना आ गया, आपका आ गया 16 रुपया, यानी कि 16 रुपया आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन बी के साथ इसका चला जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो आपका ऑप्शन बी के साथ चला गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, यानी कि इसमें एक कैलकुलेशन पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर हमको यहाँ पर 0 से 0 काट दे और इससे काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 75, 100 और 25, यानी कि आपका 75, 125 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इस समय कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि 12 का 1/, का क्या होगा वैल्यू। तो देखिए 1/, का मतलब होता है रूट, क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो अगर 12 का वर्गमूल अगर आप लोग निकालने जाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 12 यहाँ पर अगर आपके पास है और इसका वर्गमूल ये देखिए यहाँ पर 1/2 का है या 3 का है या 4 का है, तो उसको क्या करना है, ऐसे कर देना है। और आपको पता ये बात होगा, और नीचे वाला जो होता है ना वो यहाँ पर चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी है जितना लिखा हुआ रहेगा उतना टाइम्स निकलेगा। यानी कि अगर ये 3 लिखा अगर है यहाँ पर, अगर बाई 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा आएगा, और यहाँ पर 12 जो है 3 को होगा तभी निकल पाएगा। चाहे जो भी हो, उसको तोड़ने पर अगर 3 का पेयर बनेगा मल्टीप्लाई में तभी निकलेगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा आएगा। 2 का मतलब होता है वर्गमूल, क्लियर। तो वर्गमूल यानी कि 12 को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो इसका जोड़ा पूर रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा और आपका 3, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए 2√3 है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एक संख्या जिसकी 7 गुनी
से 15 घटाने पर उस संख्या का दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सवाल जिस तरह से कह रहा था उसको हम लोग समझे। कह रहा था कि एक संख्या है, उसमें अगर उसके शतगुने से 15 घटाया जाए ना तो उसका क्या होता है कि उस संख्या का दुगुना से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो पहले उस बात को हम लोग समीकरण में लिख लेंगे। किस तरह से लिखा जा सकता है, तो कहता है इस संख्या का, तो वो संख्या पता नहीं है तो x ले लेना है। इसमें 7 गुना करने के बाद 15 घटाने पर ये संख्या क्या प्राप्त होता है, तो इसके दुगुना प्राप्त होता है और उससे 10 ज़्यादा प्राप्त होता है। यही नहीं कह रहा था। अब आपको भी हल आ रहा है, आप भी हल कर सकते हैं इसको। 7x हो जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और इस साइड ये 10 और प्लस में 15 आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5x और इधर 15, 10 25। क्लियर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/5। तो 5 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। आपका ऑप्शन जो है 5 जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो आपका ए के साथ आंसर चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 वर्ष का अंतर। कितने वर्षों का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। अगर बाय द वे अगर एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, जो उससे ज़्यादा होगा या कम होगा 16, क्या अंतर है। तो इस तरह से आप लोग इसको सवाल को हल करेंगे किस तरह से, तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से देखें यहाँ पर नोटबुकों में। तो जैसा कि सवाल कर रहा था कि राम जो है ना श्याम से बड़ा है, तो हमको राम का ही लास्ट में बोला गया कि एज निकालिए। तो हम क्या करेंगे, राम का x मान लेंगे और उसका क्या मानना हो जाएगा, श्याम का। तो इससे क्या हो जाएगा, 16 वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के अंतर जो है 16 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक का राम का मान लिए x, तो उसका दूसरे को श्याम का क्या हो जाएगा, x में से 16 घट जाएगा। क्लियर। अब इसमें कहता है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष इसको में भी घटाएंगे और श्याम में भी घटाएंगे। तो अगर इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तब कहता है कि इसका क्या है, 3 गुना हो जाता है। राम क्योंकि बड़ा है और यही ना छोटा है, तो इसी का 3 गुना होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ा है उसी में मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो अगर समझने में गलती हो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आप राम को बड़ा है तो राम बड़ा है तो इसी का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो इसके इक्वल आएगा। तो अगर आगे आप लोग कैलकुलेशन करो तो x माइनस 6 बराबर हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x और इसको घटा लीजिए तो ये -16 माइनस 6 22 हो जाएगा। अब 22 तिया के कितना हो जाएगा, 66। क्लियर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हल करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है 3x को लिख लेते हैं और ये x इधर आकर के घटा लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये -6 है और इस 66 को उस साइड भेज देते हैं। कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, हल बहुत शीघ्र भी कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी तरह से आ रहा हो तो x का वैल्यू यहाँ पर यानी कि राम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। कितना आ जाएगा, 30 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, आपका ऑप्शन दे रहा है अब बी, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, देख पा रहे होंगे, बहुत ही इजी सवाल है। इस सवाल को बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। जैसा कि ए और बी मिलकर एक कार्य होगा यहाँ पर कि वो समाप्त करने में 4 दिन लेता है। ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। इस तरह के सवाल को देखिए यूं बन सकता है। देखिए किस तरह से बनता है। क्या कहा जा रहा है कि जो है ना ए और बी तो इस तरह से आपको लिख देना है कि ये दोनों मिल करके कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, 4 दिन में। और कह रहा है कि ए जो है अकेला वो कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। तो आपको क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे में ऊपर में लिख देना है। तो ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा आपका 12।
तो 12 को आपको कहाँ पर लिख देना है, ऊपर में, यानी कि जो एलसीएम होता है वो टोटल कार्य हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका पावर क्षमता कैसे निकलेगा एक दिन का, तो इसको ये काटेगा एक बार में, तो आपका 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ये दोनों मिल करके एक दिन का कार्य 3 है और ये 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 कार्य हुआ है, ए 1 कर रहा है, इसका मतलब बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। क्लियर। टोटल काम कितना है, 12 है। तो 12 टोटल अगर कार्य हो गया और बी को अकेले कर रहा है करने के लिए, तो बी का एक दिन में कितना करता है, 2। तो 12 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 6। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 6 दिन। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पर है 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो आपका 6 दिन के साथ आपका आंसर चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है यूं इस प्रकार कि कह रहा है कि 5/8 और 7/8, 11/12 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न क्या है। मतलब लघुत्तम भिन्न कहने का मतलब छोटा रूप क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सभी को आप लाइक फ्रैक्शन पढ़े होंगे समान, ठीक है ना। तो इसमें एक जैसा सभी को कर सकते हैं और इससे भी आप पता लगा सकते हैं जो ऊपर में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा सो छोटा होगा। दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इसमें इसे डेसिमल का भाग करेंगे, दशमलव वाला, और आप इसको पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें छोटा पता करना है, तो देखिए यहाँ पर सबका लघुत्तम 120 आ जाएगा। क्लियर। तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 120 आ रहा है तो नीचे में 120 पुराना है, तो 5/8 है। कितना है, 8 है। इसको 120 पुराने के लिए आप क्या कर सकते हैं बोलिए। तो इसमें 15 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 15 से नीचे गुना कीजिएगा तो ऊपर में भी करना होगा, क्योंकि हम एक जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो 7 में भी क्या करना होगा, 15 से गुना करना होगा, क्योंकि नीचे में 15 से गुना करने पर ही क्या आएगा, 120 आएगा। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 10 से, तो 120 आएगा। तो हमको ऊपर में भी 10 से गुना कर देना है। यहाँ पर जो 3 है, तो नीचे में कितना है आपका 10 है। आपको कितना पुराना है, आपको 120 पुराना है। तो इसमें 12 से गुना करना होगा, इसमें 12 से गुना करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15×5 = 75/120 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 75, सॉरी 15, यहाँ पर 15×5 = 75, यहाँ 15×7 = 105 आ रहा है। क्लियर। और यहाँ पर जो है आ रहा है 110, कितना आ रहा है, 110/120। यहाँ पर आ रहा है 12×3 = 36/120। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बड़ा है वो बड़ा है, आप जो छोटा है सो छोटा है। तो आपका ये वाला, तो आपका ये 3/10 यानी कि 3/10 आपका लघुत्तम रूप हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन डी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है साइंस से, जो कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो इसका जो है आप लोग ऑप्शन ए को मारेंगे, क्योंकि इसमें 2 होता है। क्लियर। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वह एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, MCl2। क्लियर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसमें sp संकलित कार्बन है। तो आपका इसमें sp जो है किसमें जाता है, तो आपका CH एथीन में। क्लियर। एथीन जो होता है इसका sp इसमें क्या होता है, जुड़ता है। तो फिर आपका ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर चल जाएगा। फिर कहता है हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक, देखिए ये हाइड्रोजन बम एक बहुत क्या है, पावरफुल बम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटिरियम होता है, ये आवश्यक होता है। और परमाणु के संलयन करने से ये बम क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो आपका क्या, इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, नाभिकीय संलयन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि इसका ऑक्सीकरण
अंक सदैव एक होता है, सदैव एक होता है, एक ही होगा। ऑक्सीकरण कहने का मतलब निगेटिव जो है इसका सिर्फ एक ही होगा। तो फेरस का कई हो क्या है यहाँ पर जो है आपका दे रखा है एफ, और उसके बाद दिया हुआ है क्या आपका सी, बी आर और आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एफ जो है ये है आपका हेलोजन ग्रुप। इसमें ये पहला सदस्य है जो भेरी ऋणात्मक होगा, बहुत ऋणात्मक होगा, इसीलिए ये एक ही क्वांटिटी को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहाँ पर ये सबसे जो है निगेटिव बल्ले जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्व एफ, ठीक है। तो यही आपका ऑक्सीकरण एक इसी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अगर आप लोग तोड़ेंगे तो 2 और 7 आएगा, ठीक है ना। तो ये 8 पुराना चाहते रहता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के 1 मोल में कितने होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन आपका डी 6 × 10⁻23 जो कार्बन है परमाणु वह आपका सही आंसर हो जाएगा। होता यूं है कि CO2 के एक अणु में जो होता है ना 6 × 10⁻3 कार्बन परमाणु होता है। यह क्या कहलाता है, एवोगाड्रो की संख्या के समान होता है। एवोगाड्रो का नियम यह बताता है कि किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में कितने क्रमशः 6 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, जो एवोगाड्रो की संख्या के समान होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2 + O2 जो है 2NO के लिए क्या सही है। तो 89 का आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्लियर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये किस पर है, तो ये किस सिद्धांत का है। तो आपका इसका आंसर बी के साथ हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के साथ चला जाएगा, क्लियर। आपका ये जो 90 का आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है C6H14, ठीक है ना, के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेशी संभव है। तो इसका आंसर आप लोग 5 के साथ यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, कौन सा वर्ग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, ए बी और ए बी हो सकता है, ठीक है ना। ए हो सकता है या बी और ए बी दोनों भी हो सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किसका करता है। तो देखिए यहाँ पर ग्लाइकोजेन का प्रयोग करता है। ग्लाइकोजेन क्या होता है, तो यह एक व्यक्ति को भूख लगने पर सर्वप्रथम ग्लाइकोजेन का ही प्रयोग करता है। यह संचित भोजन के रूप में यकृत में उपस्थित रहता है। यह शरीर में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हार्मोन ग्लूकेजन की उपस्थिति में शीघ्रता से ग्लूकोज में परिवर्तित तो हो जाता है, इस तरह से आपको एनर्जी दे देता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन एक प्रोटीन नहीं है। तो आपका जो आंसर इसका जो है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन डी लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा। तो आप देखेंगे ऑप्शन, जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो आपका इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा Cu++। इसमें क्या है कि आप जो है Cu++ वो आयन है जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। यदि वह अगर आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित रहता तो खून का जो रंग होता ना वो नीला हो जाता, क्लियर। तो इसीलिए आपका जो है ये उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण लाल होता है, क्लियर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है किसकी। तो 96 का ऑप्शन यूग्लिना के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है यक स्टेरॉय स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है। तो इसका जो है
स्टेरॉयड स्रावित करता है तो अग्न्याशय से। कहाँ से? तो अग्न्याशय से। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो ये सवाल आपको पता भी होगा। आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग जानते होइएगा। तो आपका आंसर जो है 98 का किसके के साथ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चला जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विषाणुओं में होता है। क्या होता है विषाणुओं में? तो 99 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो आरएनए या डीएनए। क्लियर? आपका ऑप्शन 99 का हो जाएगा, क्योंकि वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होता है। HIV वायरस और पोलियो वायरस में आरएनए होता है, क्योंकि आनुवांशिक रिट्रोवायरस कहलाता है। ठीक है ना? उसमें क्या होता है? एक ही होता है आरएनए। ठीक है ना? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विषाणुओं में होता है, तो आपका आंसर पता चल जाएगा ऑप्शन डी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो लास्ट है वह है एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। किस परास में होता है? तो आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, जिसको अगर एंगस्ट्रम में कन्वर्ट किया जाए तो आपको 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम होगा, जो कि आपके इसमें ऑप्शन में कुछ एरर आ है। आपका 10,000 यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 10। क्लियर? नहीं तो यहाँ पर 1 0 कम करके यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में कुछ एरर दिख रहा है, तो आपका आंसर याद रखना है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। एंगस्ट्रम में अगर कन्वर्ट करें तो 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम तक होता है। क्लियर? तो आप लोगों से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 100 से आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में मानसिक क्षमता, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, उस पे बातें करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इसके साथ जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।